नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए और ऐसे में एक नाम जो था वो सुर्खियों में रहा, मीडिया में सुर्खियों में रहा, उत्तर प्रदेश के लोगों के जबान पे चढ़ा रहा। वो नाम आप सोच रहे होंगे कि कौन है। वो नाम ऐसा है जिसने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पे सेंध किया, साथ ही उसके गढ़ जिसको आजमगढ़ कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां सेंध लगाया और साथ ही भाजपा का परचम वहां लहरा दिया। हम बात कर रहे हैं एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, पॉलिटिशियन, हम जितना कहें, क्रिएटर, हम कुछ भी कहें, उनके सामने बहुत कम है। बात आज दिनेश लाल यादव की, यानी कि निरहुआ, हम सब के निरहुआ, जिसे हम सब निरहुआ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले निरहुआ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/7 पर, और जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। आपने कैसे आजमगढ़ जैसे किले को सेंध दिया? बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरा काम था वहाँ पे जाके लोगों से भरोसा मांगना, और क्योंकि मुझ पे भरोसा किया था पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने भरोसा करके मुझे दोबारा वहाँ मौका दिया था आजमगढ़ में कि आप एक बार और लोगों के बीच जाइए और मौका मांगिए। अगर आपको जनता मौका देती है तो आप सेवा करेंगे। और मैं गया जनता के बीच में और मैंने सिर्फ इतना ही कहा उनसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज डबल इंजन की सरकार है और पूरा प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और लगातार विकास हो रहा है। गरीबों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं, उनको लाभ मिल रहा है और वो लाभ आप सबको भी मिल रहा है, आजमगढ़ के लोगों को भी मिल रहा है। पर कुछ चीजें ऐसी है जो आजमगढ़ में नहीं हो पा रही है। वो ये है कि जब आप विपक्ष के 10-10 विधायक चुनते हैं और वो 10 के 10 विधायक आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है, आप जरा उसके बारे में सोचिए। उनकी मानसिकता ये है कि आजमगढ़ उनका गढ़ है क्योंकि जातिगत समीकरण की वो राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि हम यहाँ काम करें ना करें, इतनी ये जाति है, इतनी ये जाति है, और इसको मिला के तो हम जीत जाएंगे, और वो जीतते भी रहे, इसलिए उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। तो हम ये निवेदन करने के लिए गए थे कि थोड़ा इससे ऊपर उठिए, जातिगत राजनीति से ऊपर उठिए, परिवारवाद से ऊपर उठिए, और आप ये सोचिए कि हमको इस बार आजमगढ़ के लिए करना है। आजमगढ़ का भला किसमें है? आजमगढ़ अगर डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ता है तो आजमगढ़ की वो हर समस्या जो एक प्रतिनिधि को सरकार तक पहुंचानी चाहिए वो पहुंचेगी और वो उसका निवारण भी होगा। तो जनता ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो सुशासन है, उसके ऊपर भरोसा जताया और आजमगढ़ में कमल खिलाया। 2019 की अगर हम बात करें निरहुआ जी, तो आप बहुत कम मार्जिन से जीतते जीतते रह गए थे अखिलेश यादव से। तब में और अब में कितना डिफरेंस है? बहुत अंतर था। और तब की बात तो ऐसी थी कि उनका महागठबंधन भी था, तो बहुजन समाज पार्टी भी उनके साथ थी, कांग्रेस भी उनके साथ थी, शिवपाल चचा भी अपना कैंडिडेट नहीं दिए थे तो कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ थे। तो सब लोग मिलके लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वहाँ अकेले लड़ रही थी और कहीं ना कहीं वो भारी थे और वो लोग जीते, हम लोग नहीं जीत पाए। पर उसके बाद 3 सालों में जो हुआ उसको पूरे आजमगढ़ ने देखा, पूरे देश ने देखा कि कोरोना महामारी आई और उससे पूरी दुनिया जूझ रही थी। वैसे में जिसको आजमगढ़ ने अपना सांसद चुना था वो कभी मुंह दिखाने नहीं गए, कभी वहां कुछ काम करने नहीं गए। उसके अलग हम लोग वहां हारने के बाद भी मैं वहां लगा रहा, हम लोगों की सारी टीम, डॉक्टर्स की टीम लगी रही, संगठन पूरा लगा रहा और लोगों को राशन से लेके, दवा से लेके, ऑक्सीजन से लेके हर सहूलियत उन तक पहुंचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्न करते रहे। तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये समझ में आया कि एक व्यक्ति जिसको हम चुनते हैं जो यहाँ आता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है और 3 साल में छोड़ के भाग भी जाता है,
और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको हमने अपना समर्थन नहीं दिया, फिर भी वो हमारे साथ खड़े हैं। तो ये अंतर था। अब जब हम लोग चुनाव में गए तो आजमगढ़ की जनता ने खुद कहा कि हम लोग इस बार आपके साथ हैं और इस बार कमल खिलाएंगे, और कमल खिला करके और आजमगढ़ को भी विकास के रास्ते पे लेके जाएंगे। दायित्व बहुत बड़ा था, और साथ ही क्योंकि आप पॉपुलर हैं, उत्तर प्रदेश भोजपुरी सिनेमा, एक्टिंग, सिंगर, क्रिएटिविटी जितनी आप करते हैं, इन सब को अगर हम मिला लें तो आप में ऐसी कौन सी बात थी योगी जी को दिखी कि ये कैंडिडेट आजमगढ़ के लिए सटीक बैठेगा? क्या लगा आपको? मुझे लगता है कि पूजनीय महाराज जी ने पहली बार मुझे जब देखा, एक मंच पे हम लोग मुंबई में थे, मुझे उत्तर प्रदेश गौरव का सम्मान मिल रहा था मुंबई के एक मंच पे। वहाँ पूजनीय महाराज जी भी थे, वहाँ मुंबई के उस समय के मुख्यमंत्री फडणवीस जी भी थे, और महामहिम जी भी वहाँ उपस्थित थे। तो मुझे सम्मान मिला, और उस दौरान उन्होंने नोटिस किया, संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने जो कुछ भी देखा, और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, पर सिर्फ फिल्में बनाने से नहीं होगा, अब आपको जनता की सेवा करनी है, आप आइए और लखनऊ आके मिलिए। और जब मैं पूजनीय महाराज जी से मिला तो उन्होंने आदेश किया कि आप आजमगढ़ जाइए और आजमगढ़ के लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप जाके वहाँ सेवा कीजिए। वहाँ एक परिवार लगातार उनको धोखा दे रहा है, वहाँ के लोग उनको समर्थन देते हैं पर वो लोग कुछ करते नहीं, भाग जाते हैं। तो आप उनके बीच के हैं, आप वहाँ 10-10 फिल्में बना चुके हैं। ये मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि राजनीति में आने से पहले मैंने आजमगढ़ में 10 फिल्में बनाई है। तो आजमगढ़ 10 फिल्में, और आजमगढ़ से मेरा लगाव जुड़ाव पहले से ही रहा। मेरी मौसी का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है, बचपन से आना जाना वहाँ लगा रहा। मेरे दोस्त मित्र सब आजमगढ़ में हैं, मेरे सहयोगी सब आजमगढ़ में हैं। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, अगर पूजनीय महाराज जी आदेश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई उद्देश्य होगा। और मैं वहाँ गया, मैं चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद जब मैं वहाँ हार गया तो भी जब मैं पूजनीय महाराज जी से मिला तो उन्होंने कहा एकदम निराश मत होना, तुम वहाँ लगे रहना, तुम लोगों के बीच जाना, उनकी बात सुनना, और सरकार हमारी है प्रदेश में भी और देश में भी, उनकी सारी दिक्कतें आप लेके आओ और उसको सॉल्व करो, और जनता आपको मौका देगी, आशीर्वाद देगी। और वही हुआ। जब 3 साल बाद अखिलेश जी छोड़ के गए तो पूजनीय महाराज जी ने फिर से बुलाया और उन्होंने कहा कि अब जाओ, अब जनता तुमको मौका देगी, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं और 5 विधानसभा की एक एक समस्या आप मेरे टेबल पे लाते रहे, मुझे देते रहे, संबंधित अधिकारियों को देते रहे, तो निश्चित रूप से जनता आपका साथ देगी। भोजपुरी सिनेमा की अगर हम बात करें, भोजपुरी सिंगिंग की अगर हम बात करें, गायकी की अगर हम बात करें, मनोज तिवारी भी बहुत बड़ा चेहरा है, नाम है। तो मनोज तिवारी, जैसे ही आपने एंट्री ली भोजपुरी सिनेमा में, भोजपुरी पूरे के पूरे एंटायर, चाहे सिंगिंग हो या फिर एक्टिंग हो, वैसे ही मनोज जी वहाँ से धीरे धीरे लगा के जैसे कि वो अब साइड हो रहे हैं। उसके बाद फिर अब राजनीति है। तो क्या ये एक अब मनोज जी को पछाड़ने के लिए, या यूं कहें कि एक पार्लर निरहुआ खड़ा हो चुका है जो कभी भी इन लोगों को रिप्लेस कर देगा, जो बेबाक है, बेबाकी से अपनी चीज़ों को रखता है और जमकर बोलता है और लड़ता और खड़ा रहता है? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं मनोज भैया, और कहीं ना कहीं 2014 में उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा था कि तुम आओ, मैंने बात किया है और मैं तो आया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी आ जाओ और रवि किशन जी भी आ जाएं। तो रवि किशन भैया आ गए थे, लड़े थे, पर मैंने उनसे यही निवेदन किया कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, तो मुझे 5 साल और चाहिए। भोजपुरी सिनेमा उस दौरान 2014 में बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रही थी, फिल्में नहीं चल रही थी और जो भी फिल्में बन रही थी वो एक ही ढर्रे पे बन रही थी। तो मैंने बोला कि मुझे 5 साल दे दीजिए भैया, मैं 5 साल थोड़ा सिनेमा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मैंने 5 साल में लगभग 25 फिल्में ऐसी बनाई जिसने अच्छा व्यवसाय भी किया और लोगों का अच्छा मनोरंजन भी किया और लोगों का भोजपुरी सिनेमा के प्रति प्यार भी बढ़ा। सिर्फ भोजपुरी नहीं, बाकी भाषा के लोग भी भोजपुरी सिनेमा के प्रति अपना प्यार दिखाने लगे। वो निरहुआ हिंदुस्तानी हो, निरहुआ रिक्शा वाला हो, चाहे वो राजा बाबू हो, परिवार हो, जितनी फिल्में हम लोगों ने बनाई उस पर बहुत लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिला। और भोजपुरी सिनेमा जो है एक पटना से पाकिस्तान भी थी उस दौरान। तो ये सारी फिल्मों ने एक टेक्सचर बदला, बदला और लोगों को पसंद आया। हाँ। और अब जो है लोग
पसंद कर रहे हैं और लगातार फिल्में बनने लगी। और अब जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि हाँ, अब हमारा अब सिनेमा, बदलाव राजनीति की तरफ, तो राजनीति में नहीं, बदलाव राजनीति की तरफ। आपने कहा 5 साल चाहिए थे क्योंकि आपको राजनीति में, फिल्मों में बदलाव करने थे। भोजपुरी सिनेमा में आपने टेक्सचर बदला, आपने रंग रूप बदला उस सिनेमा की कैटेगरी का। पहले कहा जाता था कि भोजपुरी सिनेमा में अश्लील फिल्में परोसती है, उसके बाद आप अश्लील गाने देख लें। लेकिन आप जैसे लोग, जैसे कि निरहुआ या फिर मनोज तिवारी, रवि किशन, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को एक नया मुकाम दिया है। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपने कहा कि 5 साल तक मैंने सिर्फ टाइम मांगा कि मुझको ये टाइम बाइंग था कि इस तरह की फिल्में करनी ताकि कैटेगराइज हम कर सके कि नहीं, भोजपुरी ये भी प्लेटफॉर्म पेश करता है। जी बिल्कुल। तो फिर आप क्या अब ये राजनीति में करने वाले हैं कि ये कुछ टेक्सचर आप चेंज करें, कुछ माइंड में आपके प्लान है कि आप राजनीति में आएंगे तो आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे लगे कि नहीं, ये आदमी है बॉस जो हटके काम करता है? मैंने वो किया भी। मैं राजनीति में जब 5 साल बाद दोबारा मौका मिला मुझे कि आप आओ, तो मैं आया। और कहीं ना कहीं मैं मनोज तिवारी भैया से ही सीखता हूँ। फिल्मों में भी उन्होंने और रवि किशन भैया ने, ये लोग अच्छी फिल्म बनाते थे। और मैंने अपने आंख से देखा हुआ था कि अगर कोई निर्माता निर्देशक उनको कोई ऐसा गाना फिल्म में रखना चाहता था जिसमें कुछ भी ऐसा है जिससे भोजपुरी बदनाम होगी, तो वो तुरंत नकार देते थे कि ये हटाओ, नहीं तो मुझे हटाओ, मुझे नहीं करना है। तो ये चीज़ वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी और मैं उसको बहुत फॉलो करता था, मनोज तिवारी भैया को और रवि किशन जी को। उसके बाद अब जब राजनीति में आना हुआ तो पहली बार 19 में मैं कुछ करके तो राजनीति के लिए आया नहीं था, लोगों ने भरोसा जताया नहीं। पर 3 साल लगातार मैं वहां लगा रहा। और अब जब उपचुनाव की बारी आई तो मैंने 15 फिल्में रिलीज के लिए तैयार कर दिया। उसके बाद मैं आया और अब जो मेरे पास 1.5 साल है, वो 1.5 साल मेरे पास पूरी तरह से आजमगढ़ को देने के लिए है। क्योंकि हर महीने अगर मेरी एक फिल्म आएगी तो भी 15 महीने मुझे कोई फिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। 15 फिल्में रिलीज के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, मैं थोड़ी तैयारी से तो जरूर आया हूं कि वहां सिनेमा में भी लोगों को दिखूंगा कि हाँ, यहाँ फिल्में तो आ ही रही है, अरे फिल्म आ गई, ये फिल्म आ गई, ये फिल्म आ गई, वहां भी दिखूंगा। और आजमगढ़ में भी 15 महीना लगातार दिखूंगा। क्योंकि ये 15 महीना जो मुझे मिला है, ये ऐसा नहीं होगा कि मैं वहां से गायब हो जाऊं, ये नहीं होगा। मैं वहीं रह के वहां के लिए काम करूंगा। और जहां तक बात मनोज तिवारी भैया की है, रवि किशन भैया की है कि राजनीति में आने से क्या मैं उनके लिए कॉम्पिटिटर हूं, नहीं हूं। क्योंकि वही लोग तो लेके आए हैं मुझे। और आज जब मैं दिल्ली आया हूं तो मनोज तिवारी भैया खुद ड्राइव करके और मुझे गाड़ी में बिठा के और एक एक माननीय मंत्री जी से मुझे मिलवा रहे हैं, बता रहे हैं मेरा छोटा भाई है, ये आजमगढ़ में ये वादे करके आया है, आप लोग इसकी मदद कीजिए। तो माननीय रेल मंत्री जी, माननीय गडकरी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, सबके पास तो वो खुद ही लेके जा रहे हैं कि मेरा भाई वहां चुनाव लड़ा तो आप लोगों के दम पे लड़ा, आपके ऊपर भरोसा करके लड़ा कि जो भी आजमगढ़ की समस्याएं हैं वो आप लोग सुलझाएंगे। आजमगढ़ में कोई ऐसा काम, पहला बदलाव जो आप करना चाहते हो, जो लगता हो कि जाते ही ये बदलाव करना है? हम लोगों ने कर भी दिया, उसकी शुरुआत कर दिया। कल मैं और मनोज तिवारी भैया दोनों लोग जाके मिले माननीय रेल मंत्री जी से, अश्विनी वैष्णव जी से, और उनको हमने बताया कि आजादी के बाद आजमगढ़ रेल मार्ग से अछूता रहा। तो वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर, अगर इसको रेल मार्ग से हम जोड़ते हैं तो जो वहाँ का विकास रुका हुआ है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि आजमगढ़ में छोटे मोटे कल कारखाने भी हैं, वहाँ उद्योग भी है, पर वो बहुत पनप नहीं पाया क्योंकि रेल मार्ग की सुविधा नहीं मिली। अब जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया आजमगढ़ को तो थोड़ी स्पीड पकड़ी है, पर जब रेल मार्ग से जुड़ जाएगा तो बहुत तेजी से विकास करेगा। और हमारे माननीय जो रेल मंत्री जी ने कल जब हम लोग उनको पत्र दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि 4 महीना दीजिए, 4 महीने में हम जो है इस पे शुरू कर देंगे काम। तो ये भी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वो पहले वाली बात नहीं है कि 40 साल तक योजनाएं चल रही और हो नहीं रहा है, 4 महीने में हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने पहला काम यही किया है कि आजमगढ़ को रेल मार्ग से जोड़ने का काम करेंगे। हमारी राजनीति वाली जो बातें निरहुआ जी, ये तो चलेंगी अभी जी। लेकिन आप सबको क्या पता है कि निरहुआ जी ने
मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव में, और उसके बाबत भी उन्होंने क्या गाने गाए हैं, चुनावी गाने। और जब मैं कवर कर रही थी उत्तर प्रदेश चुनाव, तो उस दौरान इन्हीं के गाने थे, जहां भी बजते थे लोग थिरकने लग जाते थे। इनफैक्ट कई ऐसे जर्नलिस्ट मुझे दिखे जो वो भी उस गाने पे, हालांकि लोग उस समय थके होते हैं, लेकिन गाने के बोल और धुन इतने अच्छे थे कि लोग ऑटोमेटिक उसको गुनगुना रहे थे। एक बार अगर हमारे दर्शकों के लिए वो जो बोल और जो गाना आपने लिखा था, वो गाना कहीं ना कहीं हम लोगों ने बनाया भी इसीलिए था। और वो क्या सोच के अचानक से आया, या प्लान्ड थे? जैसा आपने कहा कि मैं सब कुछ प्लानिंग वे में करता हूँ, क्या प्लान था कि आपको ये गाना बनाना है क्योंकि चुनाव है? कुछ तो आप प्लान करते हैं और कुछ तत्काल जो परिस्थितियां होती है उस पर आपको काम करना पड़ता है। तो जब हम लोग आजमगढ़ गए तो वहाँ जो विपक्ष था वो बहुत एग्रेसिव था और वो धमकी देने पे उतारू हो जाते थे कि आने दो अभी अखिलेश भैया की सरकार, तुमको किनारे लगाते हैं, तुम घबराओ मत, तुम्हारा इलाज करते हैं। तो ये सब बातें मैं सुनता था तो मैं बोला मैं तो इनसे झगड़ा नहीं करूँगा। हाँ, कुछ ऐसा करते हैं कि मुझे भी इनसे झगड़ा करने की आवश्यकता ना पड़े और मेरे कार्यकर्ताओं को भी इनसे झगड़ा करने की आवश्यकता ना पड़े। जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनको किसी को कुछ बोलना ना पड़े, सिर्फ गाना लगा दो, उनके हर एक बात का जवाब हमारा गाना देगा। तो इसलिए हमने वो गाना बनाया था हम लोगों ने कि चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी, आएंगे फिर योगी, आएंगे फिर योगी। तो ये कहीं ना कहीं उनको करारा हम लोग ने जवाब दिया था और साथ में बताया था कि क्यों आएंगे। हाँ। इसलिए आएंगे कि उन्होंने जो काम किया है, जिस तरह से उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया। ये है गाने में ये लिरिक्स? हाँ, वो भी गाना था, वो साथ में ही हमने बनाया था कि आजमगढ़ में लोग आने से घबराते थे कि आजमगढ़ में माफिया रहते हैं, वहाँ गुंडे रहते हैं, हम अगर वहाँ कोई उद्योग धंधा लगाएंगे। ये 2 शब्द गाते गाते अगर, हाँ, वो मैं गा के सुनाता हूँ। तो लोग डरते थे, पर उसका इलाज किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इलाज किया और उस पे भी हमने गाना गाया कि घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाँप के, बाबा के बुलडोजर, चलेला जब चाँप के। तो कहीं ना कहीं वो बात भी हम लोगों ने रखा कि ये जो जितने माफिया हैं, भू माफिया है, जो लोग अतिक्रमण करते हैं, ये सब लोगों को पूजनीय महाराज जी ने बिल में घुसा दिया है बुलडोजर चला करके। तो ये सब चीजें थी जो उन पे हमने प्रहार किया। और ये देखिए हर एक चीज पे अखिलेश यादव कैसे फंसते गए कि पूजनीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी जो जो जन कल्याण के लिए कर रहे हैं वो हर चीज का विरोध करते गए। तो जब कोई सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हमारी जनता के भलाई के लिए वैक्सीन लेके आ रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। वो राम मंदिर बनवा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। वो 370 धारा हटाने की बात जब करते हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। जब अभी हाल में बुलडोजर चलने लगा तो माफिया भी चल रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो जनता ने भी ये समझ लिया कि भाई जो हमारे लिए काम हो रहा है उसका ये आदमी विरोध कर रहा है, मतलब ये माफियाओं की वकालत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उसमें फंसते गए और लगातार वो जनता के नजर में गिरते गए और विलेन बन गए कि भाई वैक्सीन मुफ्त में मिल रही है, ये बोल रहे हैं मत लगवाओ, राशन मुफ्त में मिल रहा है, ये उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो जो चीजें सरकार की उपलब्धियां थी उसका विरोध करके भी अखिलेश यादव गायब हो गए। टाइम मिलता है आपको एक्टिंग के लिए? अब मिलेगा क्या? समय निकाल पाएंगे? मुझे लगता है मिलेगा, समय मिलेगा, क्योंकि देखिए कई ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो आप बॉलीवुड ले लीजिए या फिर भोजपुरी सिनेमा, सरकार ने उनको चुन के सरकार लेके आई, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी को देख करके वो मैदान में उतारे गए ताकि वो पार्टी जीते, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो चेहरा या कर रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो जीत तो जाते हैं, बाद में जो उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस विधानसभा क्षेत्र का भला नहीं हो पाता है। हाँ, क्योंकि वो जो गलतियां किए वो हम नहीं करेंगे। उन्होंने गलती क्या की कि आपको जनता ने जिताया, तो कहीं ना कहीं आपकी छवि उनके मन में है कि वो भले फिल्में देख के ही आपकी छवि बनी हो कि ये गरीबों के लिए काम करता है, अरे ये गरीबों की सहायता करता है, दुख दर्द में रहता है, और आप उनका भरोसा लेने के बाद सीधे फिर चले गए, तो वहाँ पे लापता का बोर्ड लग ही जाएगा और फिर आप गायब हो जाएंगे। तो हम वो गलती नहीं करेंगे। हमको पता है कि जनता ने हमें क्यों चुना है,
जनता ने हमें इसलिए चुना है कि ये भी एक गरीब का बच्चा है, इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं से स्ट्रगल किया, खेती किया, गाना गाया और धीरे धीरे फिल्मों में काम मिला तो वहां भी काम किया। तो ये हमारे दुख दर्द को समझेगा, इसलिए उन्होंने हमको मौका दिया। तो हम वो गलती नहीं दोहराएंगे, हम वो गलती नहीं करेंगे। हम जनता के बीच रहेंगे और जनता के बीच रह के उनका जो दुख दर्द है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। और उससे जो हमको समय मिलेगा, जब आजमगढ़ में सड़कें बन रही होंगी, जब रेल मार्ग बन रहा होगा, तो वहां बगल में खेतों में हमारी शूटिंग भी चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो जनता उसका भी आनंद उठाएगी कि यहाँ फिल्म भी बन रही है, सड़क भी बन रही है, पुल भी बन रहा है, रेल लाइन भी बन रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हम वहीं रह के करेंगे, और पूज्य महाराज जी ने मुझे आदेश भी किया है कि निरहुआ आपको जो भी करना है आप आजमगढ़ रह के करेंगे। वहां क्या सुविधा चाहिए वो सारी सुविधा सरकार देगी। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी चाहिए, सरकार देगी। सब्सिडी चाहिए, सरकार देगी। आपको कहीं परमिशन चाहिए शूटिंग की, सरकार देगी। सरकार आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग जो भी करेंगे वो आजमगढ़ में रह के करेंगे, उत्तर प्रदेश में रह के करेंगे, जनता के बीच में रह के करेंगे। मतलब ये आश्वस्त हैं कि मैं पूरा आपका सपोर्ट आजमगढ़ के साथ बना रहेगा, क्योंकि जो मेरे छोटे भाई हैं प्रवेश लाल यादव, उन्होंने फिल्म बनाने की हर जो जरूरत होती है वो सारा उन्होंने वहां सेटअप बैठा दिया है। एडिटिंग से लेके, कैमरा से लेके, जो भी चीजें आवश्यक है, जो लाइट्स चाहिए, कैमरा चाहिए, वो सब कुछ वहीं लगा दिया है उन्होंने। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी देश में जो हालात हैं निरहुआ जी, अगर हम उसकी बात करें तो एक तरफ हम कन्हैया लाल जैसे लोगों को देखते हैं, जहां राजस्थान के उदयपुर में उनके गले को रेत दिया जाता है और बहुत दुख भरी ये पूरी की पूरी स्टोरी है। लेकिन दूसरी तरफ हम नुपुर शर्मा जैसे लोगों को, बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी देखते हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं टीवी पे, डिबेट पे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है और उन्हें फटकार लगाती है। क्या ये विवादित बोल, विवादित टिप्पणी और इस तरह के नफरती जबान जो लगातार हमारे देश में इस वक्त चल रहा है, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, तो वो ठीक नहीं है। पर हम लोगों को एक चीज और भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। एक आम नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है वो हमको समझना चाहिए कि दो व्यक्ति टीवी पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावना को आहत कर रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने स्त्रीलिंग सुना था, पुल्लिंग सुना था, ये शिवलिंग कहां से आ गया? और दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आता है और वो उसकी धार्मिक भावना को आहत करने की कोशिश करता है। तो ये दो व्यक्तियों की मनोस्थिति की बात थी। उसकी मनोस्थिति जो थी वो बात कर रहा था, उनकी जो मनोस्थिति थी वो बात कर रहे थे। इसमें आम जनता को नहीं उतरना चाहिए। आम जनता को दो लोगों की बात को लेकर नहीं लड़ना चाहिए। वो उनकी मनस्थिति है, वो पता नहीं किस भावना से वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई टिप्पणी करता है, कोई बयान देता है, तो उसका पर्सनल बयान हो सकता है, हमको उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सरकार है, कानून है, उनको सजा देगी। और जहां भी इस तरह की घटना हुई है वो बहुत दुखद है और इसकी मैं बहुत निंदा करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इस तरह की घटना करते हैं, मुझे लगता है कि उनको धर्म के विषय में कुछ पता ही नहीं है, तभी वो ऐसी घटना कर पाते हैं। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति, उस घटना के बाद कन्हैया लाल की हम बात करें तो उस घटना के बाद लगातार ये जो केसेस हैं, जो मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम अभी महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भी एक केस देखने को मिला जहाँ पर सरेआम स्लॉटर किया गया, मारा गया उनको। उसके बाद लगातार धमकियां मिले। कल कपिल मिश्रा के ऊपर उनको लगातार उनको मेल किया गया, मेल उन्होंने दिखाया कि उनको मारने की धमकी दी गई है। देखिए, विचारधारा कुछ भी हो, आप किसी का भी समर्थन करते हो, लेकिन उस विचारधारा में पढ़कर किसी की जान ले लेना ये गलत है। लेकिन निरहुआ जी, यहाँ सवाल ये है कि क्या जो भी लोग हैं अपनी बयान टीवी पे देते हैं, अपनी टिप्पणी करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, क्या उनको थोड़ा अपनी बातों को जिम्मेदारी के साथ रखने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है? 100%। इसीलिए पार्टी ने उनको कहा भी कि हम, हमारे पार्टी में ये नहीं है। उन्होंने निकाल भी दिया। अगर क्योंकि इस तरह की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी अगर उसको निकाल देती है तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम इनकी बात से सहमत नहीं है। और मुझे लगता है कि हम किसी भी आस्था से जुड़े हों,
हमें किसी और की आस्था पे चोट करने का कोई हक नहीं है। हो सकता है कि हमारी विचारधारा कुछ भी है, किसी और की विचारधारा पे चोट करने का कोई हमको हक नहीं है। तो अगर हम सभी धर्मों का आदर नहीं कर सकते तो किसी के धर्म का निरादर तो हमको नहीं करना चाहिए, और कोई ऐसा करता है तो वो गलत है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि राजस्थान का मामला था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जब ये पूरा प्रकरण हुआ उसके आनन फानन में जब मुख्यमंत्री उदयपुर गए, उसके बाद फिर 32 अधिकारियों का तबादला किया गया। ठीक है, लोगों का कहना था, एक समुदाय वर्ग था जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था, वो कह रहा था बुलडोजर की जरूरत है राजस्थान में। देखिए, बुलडोजर की जरूरत तो उस हर जगह पे है जहां कोई भी व्यक्ति दबंगई करता है, कानून को नहीं मानता है, तो वहां बुलडोजर की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप कानून को नहीं मानते हैं और आप किसी भी जमीन पे अतिक्रमण करते हैं, आप उसको घेर के बैठे हुए हैं और सरकारी जमीन है या गरीबों की जमीन है, तो वहां बुलडोजर की आवश्यकता है। कहीं भी कोई व्यक्ति कानून को नहीं मानता है और कानून के ऊपर अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है और देश का माहौल खराब करता है, तो वहां बुलडोजर की आवश्यकता है। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या जो भी इस तरह की पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश के विरोध में उतर जाती हैं, तो ऐसे लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि वो कहां चूक कर रहे हैं, कहां गलती कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमारा देश कैसे समृद्ध हो, हमारा देश कैसे सुरक्षित हो, हमारे देश के लोग कैसे सुरक्षित हो। तो हम लोग राष्ट्रवाद की बात इसीलिए करते हैं कि हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में कोई सिर्फ भाजपा का व्यक्ति नहीं आता है। राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का हर व्यक्ति उसमें आता है। हम हर किसी के भले की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हर व्यक्ति सुरक्षित होगा। तो मुझे लगता है कि आवश्यकता है आज की हम राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्रवाद की राजनीति करें, ताकि हर व्यक्ति की भले की बात हो। किसी एक व्यक्ति का पर्सनल अगर स्वार्थ है और उस स्वार्थ को साधने के लिए वो कुछ भी कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जनता को समझना चाहिए कि आज अगर जातिवाद की कहीं राजनीति होती है, कहीं परिवारवाद की राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपना पर्सनल लाभ देख रहा है, वो निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये पूरे देश के हित के लिए काम कर रही है, और इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी को देश ने प्रचंड बहुमत दिया है, और इसलिए देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। काली मां के विवाद पर आजकल जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। काली के ऊपर एक फिल्म बनी है, एक फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं जो कि आपकी फ्रेटर्निटी की हैं, डायरेक्टर हैं, वो कनाडा रहती हैं। उन्होंने काली एक फिल्म बनाई, उसमें पोस्टर रिलीज़ किया, माँ काली की तस्वीर है और वो सिगरेट पी रही हैं। उसको लेकर के हमारे देश में खूब बवाल मचा हुआ है। और साथ ही पश्चिम बंगाल की सांसद हैं महुआ मित्रा, उन्होंने कहा है कि कनाडा की काली हैं जो शराब भी पीती हैं, मांस भी खाती हैं और सिगरेट भी पीती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई डायरेक्टर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, कोई गायक हो, कोई नागरिक हो, नेता हो, कोई भी हो, किसी को हक नहीं है कि वो किसी की धार्मिक भावना पे ठेस पहुंचाए। अगर हमारी भावना जुड़ी है, हमारी आस्था जुड़ी है काली माँ से, तो हम काली माँ की पूजा करते हैं। अब किसी को भी ये हक नहीं है कि हमारे काली माँ का अनादर करे, और मुझे भी कोई हक नहीं है कि मैं अगर कोई किसी आस्था में विश्वास रखता है तो मैं उसका अनादर करूं। तो मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने किया है बहुत गलत किया है, और इसके लिए कानून है, कानून उनको सजा देगा। और बाकी लोगों को सिर्फ ये समझ के रखना पड़ेगा कि ये उनकी जो साजिश है उसके शिकार न हो, आपस में न लड़े कि कुछ ट्वीट किया या कुछ त्वरित एक्शन की मांग है ना। अगर कनाडा में रह के उन्होंने पोस्टर रिलीज किया, एक बार फिर आज फिर से एक पोस्टर जारी हुआ जिसमें शिव जी और पार्वती जी सिगरेट पीते हुए उनके फोटो की कैप्शन को उसने ट्विटर पे डाला और ट्वीट कर दिया। हम इस तरह के ट्वीट्स को क्यों बैन नहीं कर रहे हैं, क्यों हम बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि वो ट्वीट हो रहा है, शेयर हो रहा है, इसे तुरंत बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको आप इस तरह से देख सकती हैं कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के कानून हैं, लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग देश का अलग अलग कानून है, और उसमें जो कमियां हैं उसका लाभ उठा करके ही इस तरह की घटनाएं होती हैं कि किसी को बोलने की आज़ादी है तो वो अब इस को लेकर के वो कुछ भी बोल देता है, किसी को अपनी भावना प्रकट करने की आज़ादी है तो वो भावना प्रकट करने की आज़ादी का लाभ उठा करके वो इस तरह की कोई भी काम कर देता है जिससे कि लोगों की भावना आहत होती है। तो मुझे लगता है कि इस पे निश्चित रूप से
कार्रवाई होगी और कानून सजा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये तो दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अपनी आस्था का आदर कर सकते हैं पर किसी और की आस्था का निरादर करने का हक किसी को नहीं है। निरहुआ जी, बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी सिनेमा हो, इन सब में जो लाइफस्टाइल होती है काफ़ी डिफरेंट होती है जी। और लाइफस्टाइल की जहाँ बात आती है तो हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ उसमें काउंट होता है। जी। आपको लेकर के कई सवाल मीडिया में उछाले गए, न्यूज़पेपर्स में लगातार आपके बारे में लिखा गया, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के, जिसमें आम्रपाली जो भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस हैं उनका नाम जोड़ा गया। जी, देखिए, मैं जब फिल्में देखता था, मैं फिल्म में काम नहीं करता था, तो मैं भी जब फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों को काम करते हुए लगातार साथ में देखता था तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उठता था जो मीडिया के मन में या लोगों के मन में उठना जायज़ है। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम किसी के साथ फिल्म करते हैं और वो जनता को पसंद आती है, लगातार जब उनके साथ फिल्में प्रोड्यूसर भी बनाना चाहते हैं तो इस तरह के सवाल उठते हैं। इसके पहले भी मैंने 25 फिल्में की थी पाखी हेगड़े जी के साथ, तो उस समय भी इस तरह की बातें उठती थी। अब लगभग 30 फिल्में मेरी आई हैं आम्रपाली जी के साथ, जो मैं आपको बता रहा था 2014 की बात, जब भोजपुरी सिनेमा बुरी तरह से एकदम बुरे दौर से गुजर रहा था, नहीं चल रही थी फिल्में। उसी दौरान आम्रपाली जी की एंट्री हुई फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से, और वो फिल्म इतनी सफल हुई, लोगों को इतनी पसंद आई कि मुझे देखने के लिए जो 10 बार जाते थे वो आम्रपाली दुबे को देखने के लिए 50 बार थिएटर में जाने लगे। क्योंकि जब मैं 50वें दिन थिएटर में पहुंचा, 50 दिन हो चुका था सिनेमा हॉल में, तो लोग बोले कि ये एक लड़का है जो 50 दिन से चारों शो देख रहा है, थोड़ा इससे बात कीजिए। तो मैं बुलाया उनको कि भाई आप क्या देख रहे हो, मतलब हम लोग भी फिल्मची आदमी हैं, पर 50 दिन से चारों शो देखना, क्या देख रहे हो? तो बोला वो हम आम्रपाली जी को देखने आते हैं। तो जब कोई ऐसा स्टार आता है जो जिसको देखने के लिए जनता बार बार थिएटर में आए, तो प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, हीरो भी, हर कोई चाहता है कि हम उनके साथ फिल्म बनाएं ताकि ये जो जनता का प्यार मिल रहा है वो मिले। तो 30 से ज्यादा फिल्में, 30 से ज्यादा तो फिल्में। क्या आम्रपाली दुबे की तरह दूसरी एक्ट्रेस नहीं है जो उतनी ही काबिल है? बहुत काबिल है, पर होता यह है कि लोगों ने पसंद कर लिया। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने और किसी के साथ काम नहीं किया। इन 5 सालों में अलग अलग अभिनेत्रियों के साथ बहुत सारी फिल्में आई, पर ज्यादातर उनके साथ में जो फिल्में थे उसको ज्यादा प्यार मिला। तो प्रोड्यूसरों को भी लगा, जो निर्माता हैं उनको तो भाई पैसा लगाना है और कमाना है, और जो जोड़ी के साथ में उनको ज्यादा इनकम मिल रहा है वो बनाते गए। तो इस तरह से ज्यादा फिल्में। और एक बात और होती है, बताइए, कि जैसे आज कोई आया, मुझे 1 साल के लिए 10 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। अब अगर कोई व्यक्ति आता है और वो किसी और के साथ बनाना भी चाहता है, तो मैं तो 10 फिल्म के लिए अनुबंधित हो चुका हूं ना, अब तो ये 10 फिल्म के बाद ही उनको समय दे पाऊंगा। तो इस तरह से रहता है। और ये एक आखिरी सवाल बता, आपसे लोग ज्यादा समय नहीं लूंगी जी। दिनेश लाल यादव और साथ ही निरहुआ, ये दोनों नाम हैं। इन दोनों के सफर को तय करने में, दिनेश लाल यादव को निरहुआ बनने में, इस सफ़र को तय करने में, यहाँ तक पहुँचने में कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? वो क्या था जो दिनेश लाल यादव हुआ करता था, और आज ये निरहुआ कौन है जो यहाँ बैठकर हमारे साथ बातचीत कर रहा है, नेशनल प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दे रहा है, एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ निरहुआ को किसी के परमिशन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। कितना संघर्षपूर्ण रहा? बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। और मुझे लगता है कि उस संघर्ष का जो मजा लेता है वही यहाँ तक पहुँचता है। जो उसको अगर ऐसा समझता है कि वो झेल रहा है, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचता है। जब हम लोग शुरुआत किए थे तो मुझे याद है कि हम लोगों को कहीं गाने के लिए जाना है, बुलाया गया है, हम गाना गाए, और उसके बाद हमको वहाँ पैसे भी नहीं मिले जो हमको मिलने थे। तो हम पैदल अपने घर जा रहे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी हम ऐसे फंस गए। तो एक समय वो भी था, पर उसको भी हमको लगता था कि चलो ठीक है, ये हम लोग को परिश्रम करना है, कुछ अगर बनना है तो हम लोग लगातार परिश्रम किए और उसको एंजॉय किए। और आपने भी सुना होगा, लोग कहते भी हैं कि मंजिल तो मौत है, सफ़र का मज़ा लो। तो ये जो सफ़र का मज़ा लेते हैं ना, वही मंजिल पे पहुंचते हैं और पहुंच के आनंद लेते हैं। तो हम लोगों ने अपने सफ़र को बहुत आनंद लिया, और उसको कभी ऐसा नहीं समझा कि हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमें काम नहीं मिल रहा है।
तो ये क्या चल रहा है? बोला नहीं, चलो ईश्वर ने जो लिखा है वो चल रहा है। और हम लगातार अपनी मेहनत करते गए, क्योंकि हम लोग जिस धर्म में आस्था रखते हैं उसमें हर घर में एक कैलेंडर लगा होता है, और बचपन से ही बच्चे को पढ़ने मिल जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल देने वाला कोई और है। अब उसकी चिंता हम न कभी किए न कभी करेंगे। हमको जब हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है तो हम कर्म में ही विश्वास रखते हैं, कर्म करते हैं, बाकी ईश्वर को जो मंजूर होता है वो। 1 मिनट का रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी से। फेवरेट एक्ट्रेस? आम्रपाली दुबे। फेवरेट हीरो? गोविंदा जी। फेवरेट गाना? फेवरेट गाना ऐ मेरे वतन के लोगों। फेवरेट खाना? फेवरेट खाना सादा भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी। प्रधानमंत्री जी, योगी जी? दोनों। देश या आप खुद? देश। जनता या फिर फैन फॉलोइंग? जनता। जनता ही फैन फॉलोइंग है। पार्टी या फिर आपका घर? पार्टी। ये पूरा रहा पॉलिटिकल आंसर ये। नहीं, क्योंकि देखिए जिस विचारधारा को मैं सपोर्ट करता हूं, मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में हूं तो इसीलिए हूं कि भारतीय जनता पार्टी की यही चीज मुझे अच्छी लगती है कि वो खुद से ऊपर दल को और दल से ऊपर देश को रखता है। यहाँ निजी स्वार्थ वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आप देख लीजिए बाकी पार्टियों में एक आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, फिर उसका बेटा रहेगा, फिर उसका नाती रहेगा, उसकी बहू रहेगी। इस तरह की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आज आप नहीं बता पाएंगे कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का। तो ये जो खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, और इसी विचारधारा के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उनके साथ हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया 24/7 को टाइम देने के लिए, और साथ ही हमारे साथ निरहुआ थे जिन्होंने इतनी लंबी बातचीत की और अपने बारे में बताया, संघर्षों के बारे में बताया, आजकल जो चल रहा है उसके बारे में बेबाकी से इन्होंने बात की, और साथ ही उस बारे में भी जो पर्सनल लाइफ है, ज़्यादातर लोग इससे कट ऑफ करते हैं, बैक चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं। निरहुआ ने खुलकर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं और हमारा काम और धर्म सब कुछ अलग अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।